आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 36। और जैसा कि हमने पीछे देखा था 35 के टाइम पे, कि हमने आपसे कहा था कि जो भी आप फाइलिंग कर रहे हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट जो है वो पहुंचा रहे हो किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, तो उसको एक कॉमन मैन चाहे तो वो चेक कर सकता है। चेक का मतलब क्या है, इंस्पेक्ट कर सकता है। किसी भी पर्पज़ के लिए अगर उसको रिक्वायरमेंट हो उन डॉक्यूमेंट्स की, तो वो किससे जाके मांग सकता है, आरओसी जाके मांग सकता है। और आरओसी क्या करेगी, आपसे एक नॉमिनल सा फीस लेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स को वो अवेलेबल करा देगी दूसरों के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप की बातें कहाँ आई, किस प्रोविजन के अंदर इसको कवर किया गया, सेक्शन नंबर 36 जो है वो कह के चलता है क्या, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार। मतलब कि रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जो रखे हुए हैं वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है। किसके द्वारा, कौन इंस्पेक्शन करेगा भाई साहब, किसी बड़ी तोप को बुलाएंगे क्या, नहीं, कोई भी कर सकता है। जिस व्यक्ति को भी जरूरत लगती है कि वो उस एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता है, तो वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। उसको कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा आरओसी के पास, और आरओसी ने जो भी प्रोसेस बता रखा हो, जो भी तरीका बता रखा होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फीस की रिक्वायरमेंट भी होगी, वो आप पे करोगे और आपको डॉक्यूमेंट अवेल करा दिए जाएंगे। ठीक है सर, तो सेक्शन नंबर 36 छोटा सेक्शन है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर चेंजेस इफ एनी मेड देयर इन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय ईच एलएलपी विद द रजिस्ट्रार। मतलब रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो रजिस्ट्रार दे पाएगा बेचारा। तो रजिस्ट्रार के पास जो भी फाइलिंग हुई होगी shall be available for inspection by any person in such manner on payment of such fees as may be prescribed। तो तरीका आपको बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा, बट द पॉइंट इज कि लॉ ये कहता है कि वो अवेलेबल आपको कराना है। हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार है कि वो चाहे तो वो उसको चेक कर सकता है, काइंड ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। ओके सर, अगली बात आती है सेक्शन नंबर 37 की, जो बात करता है कि अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट दोगे ना, फॉल्स स्टेटमेंट सर कहाँ पे, हर एक सेक्शन में तो बता दिया कि कुछ गलत करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ये इन जनरल बता के चल रहा है, कह रहा है भैया इस एक्ट के अंदर, पूरे एक्ट के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत दी, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए थी और आपने नहीं दी, दोनों बातें हैं। एक तो आपने इंफॉर्मेशन दी गलत, और दूसरा कि आपने इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी और आपने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, तो दोनों सिचुएशन में आप क्या हो जाओगे, दोषी। और दोषी के ऊपर क्या लगेगा, फाइन। और फाइन जो होगा वो होगा कठिन। क्यों, क्योंकि ये बात आ रही है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपको पता था कि वो इंपॉर्टेंट है और आपने वो नहीं दिया, या फिर आपको पता था कि जो आप दे रहे हो वो गलत है और तब भी आपने वो गलत सबमिट किया। तो यहाँ पे नोइंगली आप ये हरकतें कर रहे हो और आप जानबूझ के करोगे, तो मतलब आप एक उपद्रवी इंसान हो और आपके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और सजा क्या होगी, जब कड़ी की बात आती है तो बात आती है वहां पे इम्प्रिजनमेंट की, मतलब आपको मिल जाएगी जेल की सजा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये सेक्शन नंबर 37, कि अगर कोई भी रिटर्न, कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन, ये नहीं कह रहा कि किसी सेक्शन की बात कर रहा है, कह रहा है किसी भी प्रोविजन के तहत अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटर्न या कुछ भी सबमिट करना था आपको, और वो आपने किया है लेकिन सही नहीं किया है, मतलब विच इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर नोइंग इट टू बी फॉल्स, मतलब एक तो वो गलत था और आपको पता था कि वो गलत है, या फिर विच ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, मतलब आपको पता था कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल है, बट आपने स्टिल उसको ओमिट कर दिया, आपने उसको नहीं पहुंचाया, आपने उसको रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल नहीं कराया। मतलब कि आप यहां पे जानबूझ के दोनों आपने अपराध किए हैं। तो उस केस में क्या होगा, ही शैल सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब किसी एक्ट में अगर आपको कहीं बचाया जा रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज ये सेक्शन तो ये कहता है कि इस बेचारे को अच्छे से नाप दो, मतलब कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहां पे भी ये बात होती है ना, मतलब वो आपको स्ट्रिक्टनेस दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि आपसे मैक्सिमम 5 लाख का फाइन लिया जाएगा, आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब कम से कम लाख रुपए तो लेना ही लेना है इस बंदे से। मतलब कि अगर इस दायरे में आया, सेक्शन 37 के दायरे में आ गया, तो भैया मिनिमम लाख रुपए तो आपको दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम आपको फाइन की लिमिट बता दी इस सेक्शन ने कि भैया इससे कम तो मानना ही नहीं, इससे कम पे तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो मानेगी ही नहीं, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है सर। नाउ अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 38, जो बात करता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। मतलब अब बात आई कि भैया रजिस्ट्रार के पास ना पावर्स क्या है, मतलब कि रजिस्ट्रार अगर कोई इंफॉर्मेशन लेने पे आ जाए तो उसको इस लॉ ने कितनी पावर्स दे रखी है, वो क्या कर सकता है। मतलब कि आपका जो आरओसी है वो आपसे कहता है कि लाओ भैया डॉक्यूमेंट दे दो, आप कहते हो जी हम ना दे रहे,
तो अब आरओसी के पास पावर भी तो होनी चाहिए ना कि अगर कोई बंदा मुकर जाए, कोई बंदा ढीठ हो जाए, कहता है जी मैं नहीं दूंगा, कहता है एनुअल रिटर्न फाइल करो, वो कहता है जी मैं नहीं करूंगा, कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स फाइल करो, वो कहता है मैं नहीं करूंगा। मतलब एलएलपी चला भी रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मांग रहे हैं तो वो दे ही नहीं रहा। किससे मांग रहे हो आप मांग रहे हो डेजिग्नेटेड पार्टनर से, वो कहता है जी मैं नहीं दूंगा। आप कहते हो चलो पार्टनर से मिल लेते हैं, पार्टनर से कुछ बात कर लेते हैं, वो कहता है जी मैं भी नहीं दूंगा। आप कहते हो एम्प्लॉय से मिल लेते हैं, उस एलएलपी के एम्प्लॉय से मिल लेते हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। या फिर आपको कुछ क्रॉस चेक करवाना है, आप उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगते हो, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो इन सारी सिचुएशन में रजिस्ट्रार के पास पावर होने की बहुत आवश्यकता है और वो पावर दी गई है सेक्शन नंबर 38। क्या कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि यार कोई भी डॉक्यूमेंट मांगने की आवश्यकता है, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मानने की आवश्यकता है किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कोई भी प्रोविजन के अंदर उसको लगता है यार ये ना कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ मांगना चाहिए, या फिर जो उसने दिया है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए, अगर ऐसा रजिस्ट्रार को फील हो जाता है तो वो आपसे मांग सकता है। आपसे का मतलब किससे मांग सकता है? वो मांग सकता है किसी भी व्यक्ति से। फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति में कोई फॉर्मर पार्टनर है तो उससे भी मांग सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो उससे तो मांगेगा ही मांगेगा, और अगर कोई एम्प्लॉय है तो उससे भी मांग सकता है। क्या मांग सकता है? कोई जवाब चाहिए, जवाब मांग सकता है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कोई डिक्लेरेशन चाहिए। डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो आपसे बुलाता है आओ बेटा तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, आपने कहा नहीं जो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, वो कहता है चलो लिख के दो, राइटिंग में दो कि तुम जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डिक्लेरेशन वो आपसे मांग सकता है और आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है सर ऐसा होगा क्या कि जब मन करेगा तब मांग लेगा? नहीं जी, आपसे वो जब मांगेगा तो आपको एक मोहलत देगा, रीजनेबल मोहलत देगा, और आपसे कहेगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर, सपोज उसने कोई आपको एक लेटर दिया, उसमें कहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अवेलेबल कराओ, तो आपको 30 दिन के अंदर अवेलेबल करानी पड़ेगी। अगर आपने अवेलेबल कराई तो अब दो बातें होंगी। दो बातें कौन सी होंगी? कि पहला तो आपने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और दूसरा कि आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब कि या तो आप डॉक्यूमेंट नहीं दोगे, वो तो बात ही अलग हो गई, अगर आपने डॉक्यूमेंट दे दिया तो उसके अंदर क्या आएगा कि वो उससे सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ, और डॉक्यूमेंट अगर आपने दिया ही नहीं तो अलग बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन कहाँ आती है? जहाँ आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, सेटिस्फाई हो गया, तो विन विन सिचुएशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आपने डॉक्यूमेंट दिया और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपसे क्या कर सकता है? वो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं तो भी मांग सकता है। अब कह रहे हो डॉक्यूमेंट मांगना मांगना बहुत खेल लिया, अब वो क्या उसके पास पावर है? वो चाहे तो आपको समन इशू कर सकता है। समन का मतलब क्या हुआ कि भैया आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, आपको आना पड़ेगा और हमारे पास आके आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या रीज़न बताना पड़ेगा, या जो भी हमारे सवाल हैं उस सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब रजिस्ट्रार जो है वो अपने पास भी बुला सकता है, और अगर उसने किसी को डिजिग्नेट कर रखा है, किसी भी व्यक्ति को डिजिग्नेट कर रखा है, तो उस पर्सन के पास भी आपको बोल सकता है कि आओ जी इस इंस्पेक्टर के पास अवेलेबल हो जाओ, या कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसके जूनियर है, कुछ भी है, उसके पास वो बोल सकता है कि आओ और इनको मिलकर इनको सारी सवालों के जवाब दे के जाओ। या फिर अगर कोई डिक्लेरेशन की आवश्यकता है तो वो डिक्लेरेशन भी वो उससे मांग सकता है। ये कब होगा? जब आपने जवाब दिया नहीं उस रीजनेबल पीरियड के अंदर, या फिर जो आपने जवाब दिया उससे वो सेटिस्फाई हुआ नहीं। दोनों सिचुएशन में वो आपको समन इशू कर सकता है, ये पावर भी उसके पास है। अब आप कहते हो जी समन इशू कर दिया, पर आप जो है स्टिल उसकी बात नहीं मान रहे हो, मतलब कि आप जो वो समन इशू कर रहा है या जो आप उससे जवाब मांग रहा है वो सारी चीज़ें आप स्टिल कंप्लाई नहीं करते हो, तो उस केस में क्या हो सकता है? तो उस केस में अब समन के बाद तो बहुत बेसिक चीज़ रह जाती है कि भैया समन भी इशू कर दिया, वो आ भी गया, फिर भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो इस सेक्शन के अंदर काफ़ी लिमिट लगा दिया। मतलब कि इस सेक्शन ने बहुत लिमिटेड टाइप की पेनल्टी लगाई है। लिमिटेड टाइप का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये क्यों लिमिटेड है ये समझो आप, क्योंकि इस एक्ट के अंदर ना जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी आपके सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में रिस्पेक्टिव पेनल्टीज अवेलेबल है। अब पेनल्टी इतनी भी ना हो जाए ना कि इंसान, मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो वही चीज़ है कि पेनल्टी इतनी भी हैवी ना लगा दो कि सामने वाला कहेगा कि चलो जी उखाड़ लो, कोई उखाड़ना है हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से रिकवर कर लोगे। तो इसलिए पेनल्टी हमेशा एक रीजनेबल नेचर की होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया सारी कुछ हो गया, अब आपने कोई एक्सक्यूज़ दिया है जो कि लॉफुल नहीं लग रहा, या फिर आप इसके प्रोविजन को अगर कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है, आपको पनिश किया जा सकता है, जो कि कितना होगा? 2,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये।
2,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये, मिनिमम सीलिंग लगा दी 2,000 रुपये की, मतलब कम से कम 2,000 रुपये तो आपको देके जाने पड़ेंगे। और मैक्सिमम कितना ले सकता है रजिस्टर आपसे, 25,000 रुपये तक आपसे वो रिकवर कर सकता है इस सेक्शन के तहत। ठीक है, तो ये सेक्शन उसको कुछ पावर्स देता है। बेसिकली ये रिलेटेड है टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मतलब कि किसी भी सेक्शन को फॉलो करते वक्त या किसी भी कंप्लायंस को चेक करते वक्त अगर उसे लगता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ और सवाल जवाब की ज़रूरत है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या कुछ और डिक्लेरेशन की ज़रूरत है, तो इन सभी सिचुएशन में वो आपको पहले पूछ सकता है, फिर आपको समन भी इशू कर सकता है, और आप अगर दोनों बात नहीं मानोगे तो आपके ऊपर वो पेनल्टी भी लगा सकता है। 3 ही सब सेक्शन है, छोटा सा हमारा सेक्शन था सेक्शन नंबर 38।